सलाम जी। मेरा आप सब कोई अच्छा जी। एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का नाम हो गया, नाम बदल गया, अब है एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का है और स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ गपशप कर रहा था आपसे। तो सबसे पहले तो मैं बड़ा, जब क्लास में आया हूँ तो सरप्राइज हूँ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख के। उसकी वजह ये है कि आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 2016 कह सकते हैं आप। अजान हो रही, रुक जाते हैं। चलिए, मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट में तकरीबन 2016 से कहने पढ़ा रहा हूँ। 11 साल हो चुके हैं। और 2019 19 का जून 20 की अटैम्प्ट चल रही थी जब कोविड आ गया। इन द मीन टाइम क्लासेस में बहुत बच्चे होते थे और उसके बाद सारी मोडेलिटीज़ बदल गई। साल 1.5 साल तो बिल्कुल रहा सिलसिला, कभी जूम पे कभी रिकॉर्डिंग पे। फिर कुछ जब चीज़ें बेहतर हुई 1.5 2 साल बाद, तो हमने कोशिश की बड़ी कि हम फिज़िकली भी बच्चों को इंगेज करें और फिज़िकल क्लास में। बस आपको पता ही है कि चीज़ें ज़रा एक आदत पड़ चुकी थी स्टूडेंट्स को, प्लस उसके कुछ प्रॉस भी थे, कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ कॉन्स भी थे, नुकसानात भी थे। तो इवेंचुअली स्लाइटली हमने क्या देखा कि फॉर लास्ट 2 इयर्स, 2 2.5 साल करने 2.5 साल से सिचुएशन ये हो चुकी थी कि फ़िज़िकली बहुत कम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती थी, 8 10 7। और रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे। तो एक बहुत बड़ा चेंज देखा कोविड आने के बाद। तो आज जब मैं क्लास में हूँ तो थोड़ी सी खुशी हुई है कि एटलीस्ट नंबर पहले से क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। और आई होप ये नंबर सस्टेन रहे, कायम रहे, जैसे ही हमारा सब्जेक्ट क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो दिस इज़ गुड फॉर मी। ज़रा एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, थोड़ा सा आप इंगेजिंग फील करते हैं। और जब ऑडियंस सामने, बड़ा मुश्किल होता है बहुत कम बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग करवाना, चूँकि सी फैब के लेवल पे काफ़ी मोडेलिटीज़ बदल चुकी हैं कैफ के मुकाबले में। बच्चे फॉर्म में भी जाना होता है और उसके साथ बच्चों की प्रेफरेंस ऑल टुगेदर क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है सी फैब में आके। बट इट्स गुड कि आप लोग फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस लेट्स सी कि आप लोग कब तक हमारे साथ फिजिकली रहते हैं और ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है जी, चलें। तो अब सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट मैं पहले कोशिश ये करूँगा कि आपको पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, चैलेंजेस बता दूँ, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर उसके सलूशन भी बता दूंगा, हल के हैं, फॉलो आपने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 11 साल जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, शायद पता नहीं कितने हज़ार होंगे जो 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 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं मुझसे। ये एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसका अब नाम हो चुका है एडवांस्ड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस से और जो ढेर सारे स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं और सीए क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आप भी उसको फॉलो करते हुए पेपर पास कर सकें। तो चैलेंजेस और फिर उनके हल के, और फिर हमने इस को लेकर कैसे चलना है इस पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है। तो इट इज़ एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। चलो जी। अच्छा जी, मैंने ये फाइल बनाई हुई है, फाइल भी आपसे शेयर हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस है। अच्छा जी, तो हमारे पास कैफ में जब हम थे तो हमारे पास 2 टेस्टिंग लेवल थे। एक था टेस्टिंग लेवल 1 और एक था टेस्टिंग लेवल 2। टेस्टिंग लेवल 1 क्या था कि टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया था आई कैप ने कि ये टॉपिक टेस्टिंग लेवल 1 का है और ये टेस्टिंग लेवल 2 का है। जो टॉपिक टेस्टिंग लेवल 1 का होगा उसका मैक्सिमम क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, और जो टॉपिक टेस्टिंग लेवल 2 का होगा उसका मैक्सिमम क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। सी फैब में जब हम आएंगे, जैसे आप आ चुके हैं माशाल्लाह, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास अब 3 टेस्टिंग लेवल है। टेस्टिंग लेवल 1 तो वही है 8 नंबर,
टेस्टिंग लेवल 2 20 नंबर और टेस्टिंग लेवल 3 क्या है 25 नंबर। जिन टॉपिक्स के आगे टेस्टिंग लेवल 3 बताया गया है वो टॉपिक मैक्सिमम कितने मार्क्स के आएंगे 25 नंबर। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको सारा बता दूं, जैसे मैंने बताया अभी कि थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ, चैलेंजेस बता दूंगा और हल भी बताऊंगा। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, आप किसी फर्म में हैं या किसी इंडस्ट्री में भी हैं या वैसे भी आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से पूछते हैं जो सीनियर्स आपके हैं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये पेपर बहुत आसान है। तो चलें आगे चल के बताता हूँ, अभी इधर सिलेबस देख लें। पूरे सिलेबस को ना 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। ये लर्निंग आवर्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, इसको हम इग्नोर बिल्कुल करेंगे, वेटेज देखनी है। पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। पहला है हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर ग्रुप्स, आसान लफ्ज़ों में कंसोलिडेशन। आप लोगों ने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जिसका पुराना नाम FA2 था, आपने वहाँ पे भी कंसोलिडेशन पढ़ा है, लेकिन आप ये समझ लें जो आपने वहाँ पे पढ़ा है वो शायद 3-4% है बस, और ये 100% है, इतना फ़र्क है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन। ये सिचुएशन आ जाती है कि कोई 45 लेक्चर लगेंगे कंसोलिडेशन पे, 45 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली, और तब भी जाके मुझसे पूछे तो तसल्ली मेरी नहीं होती। बहरहाल अच्छा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ लेन में रह जाता है, अच्छा यार ये सवाल भी करवा दें या ये भी। तो बहरहाल इट इज़ अ वेरी लेंथ टॉपिक। आपने कैफ में क्या देखा था कंसोलिडेशन में? एक पेरेंट और उसकी एक ही सब्सिडरी और एक एसोसिएट। यहाँ पे बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, बस लिखना नहीं है अभी कुछ, बस सुनना है, कहानी सुनने। यहाँ पे क्या होगा, पहली बात लोकल सब्सिडरी का भी कॉन्सेप्ट है और फॉरेन सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट भी है। मतलब फॉरेन सब्सिडरी क्या होगी, आप पाकिस्तान में पेरेंट है और उसने पाकिस्तान से बाहर कहीं पे क्या की हुई है, कोई सब्सिडरी एक्वायर की हुई है। तो लोकल का कॉन्सेप्ट भी है और फॉरेन का कॉन्सेप्ट भी है। फिर दूसरी बात, सब्सिडरी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक पेरेंट की 2-3 सब्सिडरीज, 1-2 एसोसिएट। फिर आपने आज तक जो देखा, एक ही दफ़ा पेरेंट कंपनी क्या करती है, वो पैसे देकर सब्सिडरी के एक ही दफ़ा में शेयर खरीद लेती है। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। वहाँ पे क्या होगी, जैसे पीस मिल एक्विजिशन भी कहते हैं, वहाँ पे आप पीसेस में इन्वेस्टमेंट करके एक्विजिशन करेंगे। मतलब आप एक दफ़ा पैसे दे के उसके पेरेंट नहीं बनेंगे। पहले आप थोड़े से शेयर खरीदेंगे, मिसाल के तौर पे 12%, फिर आप कुछ अर्से बाद फिर थोड़े से शेयर खरीदेंगे, तब जाके वो आपकी क्या बनेगी, सब्सिडरी बनेगी। तो 2 पीसेस में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे मुख्तलिफ टाइम पे, एंड देन इट विल बी योर सब्सिडरी। मैं भी बहुत डिटेल में बता रहा, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, और भी कई केसेस हैं इसमें। फिर सब्सिडरी के डिस्पोजल, आपने सब्सिडरी पहले खरीदी और कुछ अर्से बाद सब्सिडरी को बेच दिया, इसमें फिर मल्टीपल केसेस हैं। मैं बस डिटेल नहीं बता रहा, हेडिंग ही बता रहा हूँ, वो भी आपने पढ़ना है। ये सारा कुछ जो मैंने बोला ये लोकल में भी पढ़ना है और फॉरेन में भी पढ़ना है। पहले हम लोकल कवर करते हैं, ज़रा वो कवर कर ले तो फॉरेन भी, फिर इंक्रीमेंटल बातें पढ़ते हैं, वो भी कवर हो जाता है। तो एक तो ये कि देयर आर इस तरह के सिनेरियो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा नया क्या चीज़ है, आपने जब कैफ में थे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग या FA2 आपने पढ़ा, तो आपने वहाँ पे पढ़ा बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन और इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेशन। अब हमारे सिलेबस में CFAP में बैलेंस शीट भी होगी, इनकम स्टेटमेंट का सिलेबस भी हमारे है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी हमारे सिलेबस में है और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी हमारे सिलेबस में है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आपने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, तो क्या सादा कैश फ्लो भी नहीं पढ़ी हुई, आपने बस FR1 में पढ़ी हुई है लास्ट टाइम। तो ये सारा कुछ आपने जो सारा मैंने बोला है, ये सारा कहाँ पढ़ना है आपने, पहले ग्रेड में 30 से 40 नंबर,
30 नंबर का तो पेपर आना ही आना है, 40 नंबर तक का भी आ सकता है। ज़रा इसमें टॉपिक देख लें आप, ये देखें। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं बताता हूँ। ये टेस्टिंग लेवल 3, ये पूरा कंसोलिडेशन है जी। 25 नंबर तक का सवाल आ सकता है, कम का भी आ सकता है, 24 का भी आ सकता है, पर 25 नंबर का, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये क्या है जी? ये जो लिखा हुआ है T1, ये वही है जो आप, ये वही है जो फॉरेन सब्सिडरी है ना, वो इधर कवर्ड है। ये जो T1 है ना, T1 टेस्टिंग लेवल 1, ये वही है जो आप FA2 में कवर या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करके IS21, ये वही है। लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है ना, फॉरेन सब्सिडरी वाला, वो इसमें शामिल है। और इसमें क्या है, एक छोटा सा IFRS है, IFRS नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये आपने नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट IFRS, लेकिन ये भी कंसोलिडेशन से लिंक्ड है। ICAP ने बड़ा अच्छा किया है कि इसको इसी के साथ क्या कर दिया, शामिल कर दिया। फिर क्या है जी, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IS84 है, ये आजकल ICAP को बहुत पसंद आया हुआ है। समर 24 में इसमें सवाल आया था 10 नंबर का, और अभी विंटर 25 में दोबारा इस पर 10 नंबर का सवाल आया है, 2 दफ़ा, समर 24 और विंटर 25, और उससे पहले कभी नहीं आया था। रिलेटेड पार्टी IS24 है ये, इंक्लूडिंग लोकल रिक्वायरमेंट। ये पता है क्या है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4th एंड 5th स्केड्यूल। 4th एंड 5th स्केड्यूल अब आपके CFAP में भी आ चुका है, पहले नहीं होता था ये, अब ये CFAP में आ चुका है। पहले IS24 तो था, लेकिन ये नहीं था, तो ये मैंने ही सिलेबस में ऐड करवाया है। आई वॉज पार्ट ऑफ डैट कमेटी, जो कि ICAP ने कुछ कमेटीज बनाई हुई थी कि टीचर्स थे, ICAP के अपने लोग भी थे। मेरी एक बात उन्होंने मान ली, शायद दूसरी भूल गए। मैंने कहा था इसको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से ख़त्म करके आप CFAP में ले जाएं। मैंने कहा था या तो IS24 को कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ले आएं, या 4th स्केड्यूल को आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से लेकर CFAP में चले जाएं, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह होने चाहिए। जब हम 4th स्केड्यूल पढ़ते हैं ना, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, वहाँ पे एक जगह पे रिलेटेड पार्टी एसोसिएट का दिख रहा था और हमें उसका मीनिंग ही पता नहीं होता। तो बहरहाल अभी आज के में तो ये CR में भी है और ACR में भी है, उम्मीद है कि CR में ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल तो ये जो टोटल ग्रेड है ना, ये 30 से 40 नंबर की है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 नंबर का सवाल तो कंसोलिडेशन का आना है, बाकी यहाँ से कहीं से वो 5, 7, 10 नंबर भी किसी ना किसी में से पूछ लेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि 25 नंबर का सवाल तो कंसोलिडेशन का आना है, बाकी चूंकि रेंज है 30 से 40। अब एग्जामिनर अगर मिनिमम रेंज में जाएगा तो 5 नंबर, मैक्सिमम जाएगा तो 15 नंबर। वो कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, इन सब टॉपिक में से 1, 2, 3, इसको भी कह दो 4, और एक और टॉपिक है 5, ये भी आपने पढ़ा हुआ है FR1 में, रेशियोज के नाम से, ये भी अब CFAP में आ गया है। अभी ICAP की बुक आई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कुछ अभी दोबारा कुछ वो चेंज करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है ना उसके मुताबिक उसमें चैप्टर्स मिसिंग है। जो मैंने देखा है, मैं दोबारा देख लूँगा, तो मैं उनसे बात भी मैंने करनी थी, आज नहीं कर सका कि इसको ज़रा देखें, इसको ज़रा आप अपडेट करें। उसमें 4th स्केड्यूल तो नज़र आया मुझे, ये तो शायद नज़र आया है, लेकिन ये नज़र नहीं आया। मैं दोबारा देखूँगा, शायद किसी चैप्टर में क्लब ना कर दिया हो। खैर एनीवेज, तो आपके पास समझना क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बस समझना क्या है, 25 नंबर तो यहाँ से आने, बाकी 5, बाकी क्या रह गया, 5 या 15, इनमें से कितने टॉपिक हो गए अब आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से या तो 5 नंबर आने हैं या क्या आने, 15 नंबर आने हैं। यह अब एग्जामिनर की मर्जी है। मुझे तो ये लग रहा है कि वो हर अटैम्प्ट में इनमें से ना कोई एक टॉपिक क्या किया करेगा, एग्जामिन करेगा। लेट्स सी, जैसे पेपर आएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी ग्रेड पे आती है जी, दूसरी ग्रेड है अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एथिक्स। एथिक्स भी बहुत पसंद है आजकल ICAP को इस सब्जेक्ट में। अच्छा जी,
इसकी वेटेज भी 30 से 40 नंबर थी। असेंशियल ट्रांजैक्शन में उसने बस 3 चैप्टर को रखा है, IS-12 इनकम टैक्स, IFRS 15 और IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और जमा एंड पे क्या कर दिया, एथिक्स। टेस्टिंग लेवल लिखे हुए एथिक्स का टेस्टिंग लेवल 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 टॉपिक है एथिक्स को लग रख के मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 टॉपिक्स में से 30 नंबर या 40 नंबर आने आने हैं। ये तीनों टॉपिक हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो गया। पहले ऐसे नहीं था, पहले वेटेज फ़र्क थी। इनकम टैक्स में भी नई चीज़ें बहुत हैं, IFRS 15 में भी नई चीज़ें बहुत हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो शदीद नई चीज़ें हैं। आपने जो पहले पढ़ा है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत कम पढ़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शायद तकरीबन कोई 25 लेक्चर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, 27 भी हो सकते हैं, लगेंगे। तीसरी और आखिरी ग्रेड है हमारे पास स्पेशलाइज्ड इन अदर। वो कहता है स्पेशलाइज्ड एरिया है 25 से 35 नंबर, और उसके अलावा जो बाकी रह गया है वो सारा सिलेबस। अब इसमें स्पेशलाइज्ड क्या है मैं बता देता हूँ। बाकी एरिया क्या है, IS स्टैटिस्टिक इम्पेयरमेंट है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है FR1 में, लेकिन वो पूरा नहीं है। यहाँ पे नई चीज़ें हैं, वो भी पढ़ना है सारा। उसके अलावा कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट है जो पेपर में बहुत आता है, कॉर्पोरेट एसेट का कॉन्सेप्ट है, रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है। ये सब चीज़ें आपने कैश में उस तरह से नहीं पढ़ी। अच्छा जी, IS-19 एम्प्लॉयज बेनिफिट बहुत आसान है। शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2 बहुत लंबा है और बहुत डिफरेंट है, बट इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी इस पर बहुत कमांड है शेयर बेस्ड पेमेंट पे। फेयर वैल्यू मेजरमेंट बहुत कम कंटेंट है पढ़ने वाला, IFRS 13, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा बाकी क्या जी, ये मनी मार्केट, ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है। ये थ्योरेटिकल ही है, सिंस आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी, तो इसमें ही हमारी डिबेट हुई थी कि मनी मार्केट के बारे में बिल्कुल भी बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये भी आई के अपने फिर इवेंचुअली वी वर नॉट अ डिसाइडिंग पार्टीज, वी वर द कमेटी विच वी वर रिकमेंडिंग द चेंजेस टू द ICAP। डिसीजन ICAP का ही है, ज़रा वो हमने डिसीजन नहीं लिया, हमने रिकमेंड किया है। और भी कमेटी से उन्होंने रिकमेंडेशन ली होंगी, तो जब सारा समझ के उन्होंने फिर ये क्या कर दिया, सिलेबस डिज़ाइन कर दिया। बट वो इनपुट लेते हैं सबसे, जो लोग पढ़ा रहे होते हैं, कमेटीज़ बना देते हैं, ताकि मकसद ICAP का क्या होता है, ताकि हम एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करें। तो जो भी फिर इवेंचुअली हमें फिर डिसीजन नजर आया, तो इसकी भी बात हुई थी। तो ये भी ICAP ने सिलेबस में कर दिया, शामिल कर दिया। ये पहले भी था जी। ये है स्पेशलाइज्ड बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, SMEs का IFRS, ये जो भी लिखा हुआ है, इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये IS-26 है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, IPSAS हैं कुछ, पब्लिक सेक्टर के IFRS, ये सारा लिखा हुआ है जी। कुछ IFRS ये 1 है, ये IFRS 6 है, ये सारे IFRS हैं। ये सारे लेवल 1 के हैं, इनके बारे में समरीज है, हमने वो पढ़नी है। ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, लेकिन 2 चीज़ें सुनिएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत टॉपिक्स हैं, ये शायद यहाँ ख़त्म हो गया है, ये IPSAS एंड पे आ गए। ये IS-29 है, हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में समरीज है सारी इनकी। अगर आप देखो तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई 15-16 बातें बनती हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं देखूं तो। लेकिन 15-16 बातों में से ये देखो इसकी वेटेज कितनी है, सिर्फ 25 से 35। तो ये जो सारे आपने बैंक्स, इंश्योरेंस से नाम देखे, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये ग्रिड अपारेंटली तो बहुत लंबी है, लेकिन इसकी वेटेज भी कम है, उसमें टाइम भी इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। इसमें जो टाइम लगेगा वो जो ये जो टॉपिक्स हैं जो भी आपके सामने आ रहे थे, इम्पेयरमेंट पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसमें भी कम टाइम लगता है। शेयर बेस्ड पेमेंट में टाइम लगेगा, इसमें भी कम टाइम लगता है। लीजेस में टाइम लगेगा, ठीक है, लीजेस में टाइम लगेगा, वो लेंथी यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी अच्छा है कि आपने कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा ऐड करता हूँ। पहले क्या था, अच्छा क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या था, ये जो सब चीज़ें थी, ये वाली, ये जो इसके बाद ये सारी लिखी हुई हैं, इसकी ग्रिड ही अलग होती थी, 10 से 15 नंबर। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि 10 से 15 नंबर का सवाल
लाजमी आता था। अब जब ये इसमें शामिल हो गई है तो अब यहाँ पॉसिबल है कि वो इनमें से कुछ पूछे ही ना। तो ये एक चीज़ आ गई है कि पहले इट वाज मैंडेटरी, और इसमें बच्चे अक्सर क्या करते थे, कुछ तैयारी नहीं करते थे, कुछ गैबी मदद का इंतजार करते थे, कुछ चीटिंग वगैरह के चक्कर में पड़े रहते थे, कुछ सुना है मैंने ऐसे। तो बहरहाल अब यह है कि इसकी अब जो है वो ग्रेड ही क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है अलग में भी। तो ये पूरा हमारा थोड़ा सा सिलेबस है बस, और इस सिलेबस के लिए ये बाकी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये उनके नाम लिखे में आया फरस के। इसके लिए मैंने प्लानिंग की हुई है सारी। ये टोटल इतने लेक्चर लगेंगे हमारे, ये कोई 1.25 घंटे का एक लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का, और इतने लेक्चर हमारे लगेंगे। ये मैंने सारा लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन है, बेसिक रिवीजन कुछ करवाऊंगा मैं, ये सारा लिखा हुआ है। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक वो आप देख लीजिएगा सारा, मैं अब बोल नहीं रहा। कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आया 36 है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो मजबूरी में मैं तोड़ के पढ़ाऊँगा। जो रिकॉर्डिंग में पढ़े उनको तो मसला नहीं आएगा, उनके पास तो एक लिस्ट चल रही होगी, उसमें आ जाएंगे। मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ तो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एक गैप में दूंगा क्योंकि उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें टाइम चाहिए। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी बात समझ नहीं आएगी, किसी और टॉपिक के साथ पढ़ेंगे तो समझ आएगी, इसलिए थोड़ा सा ये प्लान बनाया हुआ है। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो हम थोड़े से नहीं पढ़े होंगे और बाद में जाके पढ़े होंगे। अच्छा, ये हो गया। ये मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस भी बता दी। थोड़ा सा हो सकता है मैं डेविएट कर लूँ, कभी कोई मूड नहीं होगा कि यार आज इंसान है, थके हुए बहुत ज़्यादा, मैं भी थका हुआ हूँ, तो यार ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है यार, आज नहीं पढ़ाते, कोई 2-4 दिन बाद पढ़ लेंगे, तो इस किस्म की डेविएशन हो सकती है। लेकिन अदरवाइज हम इस सीक्वेंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और इस तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे। ये सारा मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ, क्या ये सीक्वेंस की फाइल है बस। अच्छा जी, इसके बाद आखिरी चीज़ क्या है जी, ये विंटर 2016 से ये रिकॉर्डिंग में तो शायद नज़र ठीक नहीं आएगा, लेकिन ये सॉफ्ट फाइल आपको मिल जाएगी, तो उसमें आप जूम करके आप लैपटॉप मोबाइल पे देख सकेंगे बेहतर। ये पूरा विंटर 16 से जो विंटर 25 तक की अटैम्प्ट है उसका उसकी समरी है। थोड़ा सा मैं 1-2 टॉपिक आपको दिखा देता हूँ जूम इन करके, ताकि ये देखें। जैसे ग्रुप अकाउंट्स है जी, सारे टॉपिक के बारे में, किस अटैम्प्ट में आया था, क्या क्वेश्चन नंबर था, कितने मार्क्स थे, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा एग्जामिन होता है, कौन सा कम एग्जामिन होता है, कौन सा मॉडरेट एग्जामिन होता है। तो ये 2016 से मैंने एक समरी बनाई हुई है। 2016 से पहले की समरी भी है मेरे पास, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दी। उसकी वजह ये है कि ये जो CFAP वाला सिलसिला है ना, ICAP की स्कीम आई थी, एजुकेशन स्कीम 2014 थी मेरे ख्याल से, उसमें ये CFAP का स्कीम आई थी, और पहली जो अटैम्प्ट थी ना, इट वाज विंटर 16। उससे पहले मॉड्यूल E मॉड्यूल F होता था, शायद आपने ज़िंदगी में कभी सुना हो, मैंने उस दौर में क्वालिफाई किया हुआ है, आई क्वालिफाइड इन 2012। तो उस दौर में मॉड्यूल EF होता था, ठीक है, मॉड्यूल EF होता था उस दौर में। तो वो विंटर 16 से चूँकि स्कीम नहीं आई थी, तो मैंने पुराना वाला कंपैरिजन जो था वो इररेलेवेंट था, उस डेटा को देख के हमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो विंटर 16 से सारा किया हुआ है। इसमें EPS भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने नीचे लिख दिया EPS 2022 में शायद हमारे सिलेबस से निकल गया था, मैंने नीचे लिखा हुआ। पर चूँकि ये समरी बनी हुई है, इसमें टोटल 100 मार्क्स भी टैली किए हुए हैं सारे, इसलिए जो टॉपिक सिलेबस से निकल भी गए हैं, 1-2 हैं, वो लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी, जैसे अगर आप ग्रुप अकाउंट्स देखें, ये 18 अटैम्प्ट्स की समरी है। अगर आप देखें तो ये 18 अटैम्प्ट्स में 354 मार्क्स का ग्रुप अकाउंट्स आया है। ऑन एवरेज डिवाइड बाई 18 कर दिया इसे, तो ऑन एवरेज 20 नंबर, कभी ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कम भी आ जाता है। ये काम इससे लग रहा है 20 नंबर, मैं उसकी वजह बताता हूँ। फॉरेन सब्सिडी का कॉलम मैंने अलग बनाया है, तो जिस वजह से उसको मिला के देखेंगे तो एवरेज क्या बनेगा, ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। ग्रुप कैश फ्लो हमने अलग बनाया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन सब्सिडी, सारा। तो पूरी समरी इसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी सजेशन है कि पिछले 4-5 साल को देखिएगा, ज़्यादा बेहतर, चूँकि वक्त के साथ साथ ना पेपर के ट्रेंड में चेंज आ रहा होता है,
तो जो लेटेस्ट पेपर्स होते हैं ना, उनको बेसिस पे एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग या डिसीजन बेहतर लिया जा सकता है। पुरानी टाइम्स में फिर वो एग्जामिनर का स्टाइल और पैटर्न भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो ये फाइल है, ये आपसे शेयर भी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आते हैं चैलेंजेस की तरफ क्विकली, और उनके फिर रेजोल्यूशन की तरफ। चैलेंजेस क्या हैं जी? सबसे बड़ा चैलेंज है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अब आजकल मैं भी देख रहा होता हूँ फेसबुक वगैरह पे, आप भी देखते होंगे कि कई लोग कह रहे होते हैं जी 80 घंटों में, 70 घंटों में रिपोर्टिंग का सिलेबस कवर, कोई 50 भी कह देता है, कोई 100 भी कह देता है। ठीक है, मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, आप देख ही लेंगे, आपको पता ही होगा। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे कह देते हैं। शायद वो ऐसे कह देते हों कि सिर्फ कंटेंट की बात करते हों, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की ना बात करते हों, फिर तो ठीक है, कुछ ऐसा पॉसिबल है। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस को मिलाकर, कंटेंट को मिलाकर इतना ही टाइम चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है, अगर हम इस सब्जेक्ट के साथ फेयरली चलें तो। चूँकि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं देने, एग्जाम्पल नहीं करवानी, पास पेपर भी करवाने हैं ना। पहले पास पेपर तक पहुंचेंगे तो तसल्ली होगी ना कि हम ICAP के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम पास कर सकते हैं। तो चैलेंज क्या है जी? सिलेबस ज़्यादा है। इसका हल सिर्फ एक है कि आपको इसको डेली बेसिस पे इसको क्या करना है, इसको कवर करना है डेली बेसिस पे। आप जो फिजिकल पढ़े हैं वो, या जो रिकॉर्डिंग में पढ़े हैं, जो फिजिकल पढ़े हैं वो तो यहीं पढ़ जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग में है वो अपना एक टाइम एलोकेट करते हैं कि हमने इस टाइम पे क्लास पढ़नी है। रिकॉर्डिंग में बहुत फ़ायदे हैं, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, आपका आप अपने फ्रेश टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 1.5x तक तो मेरी बात समझ आ जाती है, मैंने खुद भी देखा हुआ है। क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता, तो 1.5x पे भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, तो वो भी आपका टाइम बच जाएगा। बट पॉइंट सिर्फ क्या है, जब आप रिकॉर्डिंग में पढ़ते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब आप यहाँ पे आ गए तो मजबूरी में किसी भी हालत में पढ़ जाते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग में होते हैं तो आपको खुद पढ़ना होता है, तो ये जिम्मेदारी है। तो बस इसको आप ऑन करें, अपना एक रिकॉर्डिंग वाला अपना एक टाइम एलोकेट करेंगे, इस टाइम पे हमने पढ़ना है। जैसे क्लास का टाइम है वैसे हमारा टाइम है, बस हमने और काम नहीं करना। तो डेली की आदत डेवलप करें, डेली काम डेली बेसिस पे करें। देयर विल लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हम कर रहे होंगे, और वो क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करें। इतना सिलेबस है कि एग्ज़ाम में 3-3.25 घंटे के पेपर के लिए ना, इस सब्जेक्ट की आपको 6 से 7 दफ़ा रिवीजन करनी। आप 6 से 7 दफ़ा रिवीजन कर लें, पेपर आपका फेल नहीं हो सकता। मैं मान नहीं सकता जितना मर्जी मुश्किल पेपर आ जाए। इशू क्या होता है? सिलेबस ज़्यादा है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जहन की पढ़ाई के मामले में की लिमिटेशन है। साफ सी बात है हर किसी की। तो जब सिलेबस ज़्यादा होता है, आपने उन 3 घंटों में हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है। वो आपसे कभी किसी एक सवाल में वो 4 IFRS की बात कर रहा होगा, कंसोलिडेशन में 4 सिनेरियोस की बात कर रहा होगा। बड़ा कॉमन सवाल कंसोलिडेशन में क्या आता है कि एक ही सवाल में एक सब्सिडी आप खरीद रहे हो और एक सब्सिडी बेच रहे हो, एक लोकल सब्सिडी बेच रहे हो, फॉरेन सब्सिडी खरीद रहे हो। तो इतना सारा वो घुमाता है आपको, और इस टाइम बाउंडेड एक्टिविटी में आप अच्छा तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपकी रिवीजन 6-7 दफ़ा होगी। आप क्विकली कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, सीक्वेंस तक पहुंच के फटाफट सॉल्व करोगे, लेकिन आपकी रिवीजन नहीं होगी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ। मैं फिर अभी कुछ क्लास शुरू होने से पहले ही बात हो रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स ने को पास कराया हुआ पेपर है। आप पूछ लीजिएगा, आप मतलब अब तो खैर कई फर्म से पार्टनर्स भी बन गए हैं मुझसे पढ़े हुए, ये हालात भी आ गए हैं, या मेरी एज बढ़ी है बहुत ज़्यादा शायद। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बच्चे पास कराए हैं, लेकिन रूल्स बेटा सिर्फ एक है, पढ़ना आपने खुद है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करें तो आप पास हो जाएंगे, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करें, हो सकता है फिर पास हो जाए, लेकिन उसमें फिर चांसेस वगैरह बदल जाएंगे। 6 से 7 दफ़ा सिलेबस को रिवाइज करें। सिलेबस में इशू ही सिलेबस का है, बाकी इस सब्जेक्ट को आसान मैंने कर दी है। मैं बताता हूँ मैंने कैसे पढ़ाना है अभी।
आसान मैं कर दूंगा आपके लिए, लेकिन रिवीजन आपने करनी है। 6-7 बार रिवाइज करेंगे, आपको कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि 3 घंटे में आपने पूरे सिलेबस में फिरना है। तो पूरे सिलेबस में आप तब फिर सकेंगे जब आपकी 6-7-8 दफ़ा रिवीजन होगी। ये बस बात मान लेंगे तो पेपर पास है। और जब ये पास हो गया समझें सी ए क्वालिफाई हो गया, क्योंकि सबसे लेंथी और मुश्किल पेपर है ये आपके सी फैब का इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, और जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन हैं उसके मुकाबले में सबसे लेंथी सब्जेक्ट है ये। तो चैलेंज एक ही है, सिलेबस ज़्यादा है, साथ के साथ पढ़ें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं। चूँकि आप पेपर आपको बताया आई कैप के सॉफ्टवेयर पे होता है, तो यहाँ जो फिजिकली आ रहे हैं वो तो हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं, ठीक है। या कोई समझता है तो लैपटॉप साथ लें, उसमें लिख लें, लेकिन लैपटॉप में फिर एक इशू आता है क्लास में लैपटॉप फिजिकली लाने में, कि फिर आप मेरे साथ स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे, आप लैपटॉप टाइप करने में लगे होंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो मिस कर देंगे। तो जो फिजिकली क्लास में आ रहे हैं वो तो हैंड नोट्स बनाएं, लेकिन घर जाके हॉस्टल में जाके लैपटॉप पे एक्सेल की टाइपिंग स्पीड करें। हमारा जो चेंज आया सी फैब में, अभी कैफ में भी आ जाएगा 3-4 साल बाद, जो सी फैब में चेंज आया, हमारे पेपर करने का तरीका बदल गया है। हम रिटर्न से टाइपिंग पे चले गए बस, और हमारे पास एक्सेल अवेलेबल हो गया है प्लस माइनस करने के लिए, ये फ़ायदा है। तो सॉफ्टवेयर के भी मैं जब क्लास में सॉल्व करूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पर सॉल्व करूँगा, कुछ मैं सॉफ्टवेयर में सॉल्व करूँगा, ताकि एक तो कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही। और जिस दिन मैं आपको पहले बता दूंगा जी कल मैंने एक सवाल सॉफ्टवेयर पे करवाना है, तो आप भी साथ लैपटॉप ले आइएगा ताकि आप भी सॉल्व करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप यहाँ से जाएं तो एक दफ़ा जाके जो आपने यहाँ से नोट्स लिखे हुए हैं ना हैंड रिटन, उसको एक्सेल में लिखें। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक टाइपिंग स्पीड बेहतर होगी, दूसरा जो नोट्स लिख रहे होंगे वो रिवाइज भी हो रहे होंगे। तो फिजिकल स्टूडेंट तो आप ऐसे करें, यहाँ पे हैंड रिटन, और फिर जाके एक्सेल में जाके नोट्स बनाएं और कोशिश करें क्वेश्चंस को एक्सेल में सॉल्व करें, कोशिश करें। और जो रिकॉर्डिंग में उनसे तो रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, इंस्ट्रक्शन भी है कि आप तो डायरेक्ट एक्सेल में बनाएं, क्योंकि आप तो मुझे सॉल्व करते हैं पॉज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, तो आप स्पीड को मैच कर सकते हैं, आप लोग नहीं मैच कर सकते रियल टाइम में। तो आप एक्सेल में करें रिकॉर्डिंग वाले, और नोट्स भी एक्सेल में बनाएं, क्वेश्चन भी एक्सेल में सॉल्व करें, और ताकि ये वाला जो आई कैप का चैलेंज है इसको आप मीट कर सकें सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है। अच्छा, चैलेंज बता दिया, हाल भी बता दिया, पेपर मैंने ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है। हर टॉपिक में सीक्वेंस क्या होगा, जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे मैं उसके पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, रूल्स जो भी कहने वो समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, ये जिसकी वजह से हमें इस तरह से सीख रहे हैं। उसके साथ कुछ बेसिक एग्जाम्पल हो सकता हूँ वो सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ मेरे अपने बनाए हुए सवाल हैं जो कि पास पेपर लेवल के ही हैं, मतलब पास पेपर नहीं है बट पास पेपर लेवल के हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर सवाल हैं, पास पेपर की एम्बिग्विटीज उसमें नहीं है, वो सॉल्व करेंगे। वंस वी क्रॉस दैट लेवल, ये हर टॉपिक में ऐसे ही होगा, वंस वी क्रॉस दैट लेवल तो उसके बाद हम आ जाएंगे आई कैप के पास पेपर पे। आई कैप के पास पेपर भी ज़रा कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, असाइन करूँगा। उसमें सीक्वेंस क्या होगा, पहले आसान पास पेपर, फिर मॉडरेट पास पेपर या मीडियोकर पास पेपर, थोड़े से एवरेज होंगे, मुश्किल आसान भी होंगे, और फिर जाके डिफ़िकल्ट पास पेपर। इस सीक्वेंस में जाके हम आई कैप के हर लेवल को अचीव करेंगे। कभी भी डिफ़िकल्ट पास पेपर पहले नहीं करते, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे होते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। इस अप्रोच से चलेंगे तो हम सारा सीख लेंगे। मैंने हर सिनेरियो, मैंने कंसोलिडेशन के केसेस बनाए हुए हैं, सिनेरियोज बनाए हुए हैं, स्टेप्स बनाए हुए हैं, पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। स्टेप्स का फ़ायदा क्या है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है, अच्छा यार मैंने ये 6 काम करने हैं मिसाल के तौर पे, और एग्ज़ाम में वो 6 काम ना भी हो ना अगर टाइम की वजह से, तो आपका यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि आपको डायरेक्शन होती है, अच्छा यार 4 काम दोगे इसके मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो हर जगह पे स्टेप्स रूल बनाए हुए हैं, IFRS 15 हो चाहे डेफर्ट एक्स हो, मैं एडजस्टमेंट पढ़ाता हूँ, डेफर्ट एक्स की 50 एडजस्टमेंट पढ़ाऊँगा आपको, आप देख लेंगे, सारी पढ़ी लिखी हुई है मेरे पास, आपको भी लिखवा दूँगा। उस कंसोलिडेशन में भी 30-35 ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगी, तो इस तरह से हम सारा कवर करेंगे।
आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है और रिवाइज करते जाना है, आपको कोई मसला नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, मिसाल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आप मुझसे यकीनन पूछेंगे कि यही है ना बस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और तो कोई मुझसे मसला नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को मैंने स्टेप्स में, टुकड़ों में तोड़ लिया हुआ है और आपको कोई मसला नहीं आएगा। आप पूछ लीजिएगा अपने सीनियर से, वो भी आपको बता देंगे कि इसमें का स्टेप्स बनाए करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपका सवाल ना टैली हो बट आप पास हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो पेपर है वो टाइम बाउंडेड पेपर है। हमने उन्हें 3-3.25 घंटों में क्या करना है, आगे के आपको बताना है कि हमें कितना आता है। तो उसके लिए हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, हमने 100 मार्क्स लेने हैं, हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं ताकि हम पेपर को पास कर सकें। तो ये अप्रोच रहेगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, काफ़ी सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, मेरी बुक है एडवांस्ड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की, उसका 6th एडिशन, क्योंकि जो 5th एडिशन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन वो पुरानी स्कीम के मुताबिक है। तो नई स्कीम के मुताबिक 6th एडिशन भी अभी उसमें है, वो क्या बोलते हैं, पब्लिशिंग प्रिंटिंग फेज में है, तो वो कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा। मीनवाइल जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे होंगे उसको मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स दे दूंगा, जैसे भी कुछ तो मैं लिखवा रहा हूँ, तो वो चैप्टर तो गुजर जाएगा, उसके बाद तक हमारी बुक भी आ जाएगी। तो CFAP 1 की जो बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, एक बुक हो, और बाकी मैं आपके साथ क्लास नोट्स ही सारे लेके चलूँगा। ठीक है, कोई सवाल है तो बता दीजिए। जी जी पूछें। क्या क्लास टेस्ट जो है ना, बड़ी कोशिश किया करने की माजी में, तो क्लास टेस्ट मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। मैंने ये किया हुआ है कि चूँकि आपको पता है क्लासेस शाम के टाइम हम कर रहे हैं, तो चूँकि आर्टिकल्स वगैरह के बाद बच्चे नॉर्मली आते हैं, तो टेस्ट में ये किया हुआ है कि हर टॉपिक का ना एक टेस्ट का मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें हम ऐसे कर लिया करेंगे, चूँकि रिकॉर्डिंग वाले भी बच्चे ज़रा ऐसे ही करेंगे कि वो टेस्ट आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आप सॉल्व करके ले आएं, आपको चेक करवा दूंगा मैं, तो मैं चेक कर दूंगा टेस्ट आपका। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, हर टॉपिक का एक टेस्ट होगा, कंसोलिडेशन के 2-3 कर लेंगे, बाकी लीज का भी एक हो जाएगा, IS-12 का भी एक हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। अगर आप क्लास में टेस्ट करना सॉल्व करना चाहते हैं, जो उसमें हम ऐसा कर लेंगे कि क्लास शुरू से पहले आधा पौना घंटा पहले आप लोग आ जाएं, तो यहाँ पे फिर आप टेस्ट परफॉर्म कर दें, जो नहीं आ सकता उसको फिर अवेलेबल कर देंगे, वो सॉल्व करके ले आए। इस तरह से टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, हर टॉपिक का एक। लेकिन फिर टेस्ट देना है आपने, ये नहीं करना कि बस मैं टेस्ट बना के दे रहा हूँ और आप ये दे नहीं रहे। ठीक है जी। क्या जी, आप टेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, वो तो देखो, टेस्ट तो हर टॉपिक का होगा, पॉइंट सिर्फ क्या हो रहा है कि वो क्लास में नहीं होगा, क्लास टाइम में नहीं होगा। हर किसी के ना अपने डायनामिक्स हैं। कुछ बच्चे, अब देखो, अब हमारे पास आप लोग भी काफ़ी बैठे हुए इधर, आप लोग भी में भी मिक्स है। कुछ ऐसे हैं जिनके आर्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्टिकल्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं वो जो दूसरे फॉर्मेट पे चले गए हैं, जो पहले पढ़ेंगे और फिर आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जिसको जो सूट करेगा वो कर ले। आपको सूट करता है कि जी हमने क्लास में आके टेस्ट लेना है, वेलकम, लेकिन वो क्लास टाइम नहीं होगा, वो फिजिकल प्रेमिसेस होगा। और जो फार्म से आ रहे हैं वो कहते हैं जी हम तो क्लास में बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, उनको टेस्ट अवेलेबल आपके पास भी अवेलेबल होगा शॉर्ट फॉर्म में, वो फिर सॉल्व करके देते। ऑब्जेक्टिव तो टेस्ट है ना, तो वो बिल्कुल हम करेंगे। तो अगर आप, बहुत सवाल है मेरे पास, बहुत सवाल है, मैं नहीं बता सकता आपको, बहुत सवाल है हर टॉपिक की। ठीक है, तो कोई 50-50 सवाल तो है मेरे पास, वो सारे नहीं मैं दूंगा, लेकिन आप अगर कहेंगे जी इस टॉपिक के 2 टेस्ट और कर दें तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो उसको अवेलेबल करना है, आप टेस्ट करें। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने ईगर हैं टेस्ट लेने के लिए। जी, और जी बेटा, IFRS जो है ना, IFRS आप साथ लेके जा सकते हैं। मैं तो सारा लिखवाऊंगा आपको, मैं लिखवाता हूँ रूल्स। मैंने ये नहीं करना कि मैंने आपको एक फ़ाइल दे देनी है कि ये लो इसमें रूल्स पढ़ लो। मैंने लिखवाना है, वाइट बोर्ड पे आपने लिखना है,
हाँ, जहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उसकी मैंने फाइल बनाई है, वो मैं समझाऊंगा इधर कि अच्छा ये ठीक है। लेकिन बाकी सब मैंने लिखवाना है, सब आपको लिखा हुआ आपके पास होगा। आईएफआरएस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। दो तीन टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जैसे लीज, जैसे आईएफआरएस 15, ठीक है, आईएफआरएस 2, IAS 36, ठीक है। चार पांच टॉपिक ऐसे हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में अक्सर सवाल उन एग्जाम्पल से मिलते जुलते आ जाते हैं। तो उसके लिए हम वी कैन रिलेट दोज एग्जाम्पल, बस हमें पता होना चाहिए वो एग्जाम्पल लिखी कहाँ पे हुई है। तो वो हम वैसे पढ़ लेंगे, क्लास में पढ़ लेंगे सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन चूंकि वो आईएफआरएस अवेलेबल होगा तो हमें बस पता होना चाहिए वो एग्जाम्पल हाँ हैं कहाँ पे, ताकि ऑन द स्पॉट अगर हमें कुछ देखना हो उसको तो हम उसको यूज़ कर सकें। जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल से आके आपने सवाल बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो इस तरह से कवर होगा। तो वो आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड। वैसे क्लास में यूजेज नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे हम पढ़े होंगे बट बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम्पल्स की हद तक जरूरत पड़ेगी जी। सर जो पास राइटर्स है जो सीआर में हमने और करके आपने पढ़े हैं उनकी रिटेंशन आप कितनी उसकी बार रिटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको मिसाल देता हूँ। IS 12, भाई मैंने IS 12 शुरू से पढ़ाना है। IS 12 पढ़ा ना पहले CR में या FI 2 में, हमें सारा पढ़ना है। मैंने आपको ज़ीरो समझ के चलना है, वैसे भी ज़ीरो ही है लेकिन ज़ीरो समझ के चलना है। IFRS 16 लीव आपने पढ़ा होगा, मैंने सारा लीव पढ़ाना है शुरू से। मुझे तो नहीं पता ना कि आपने कैसे पढ़ा हुआ है, कैसा मतलब पढ़ा तो ठीक होगा जिससे भी पढ़ा है, लेकिन किस तरह से पढ़ा हुआ है, हर किसी टीचर का अपना एक स्टाइल होता है। मैंने शुरू से पढ़ाना है। और क्या हो गया, IFRS 15 शुरू से पढ़ाना है, वो भी पढ़ा हुआ आपने पहले। कंसोलिडेशन शुरू से पढ़ानी है, शुरू से सब्सिडीज बेसिक से स्टार्ट करनी है। तो वो कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने एक दफ़ा कहा था कोई 10 साल पहले, मुझे याद है पहला सेशन, हाँ 11 साल पहले पहला सेशन था मेरा, कौन सा टॉपिक था, लीज का। तो मैंने कहा अच्छा यार बेसिक तो आती है आपको, ने कहा जी आती है। मेरा भी पहला सेशन था, ज़रा मैं भी सीख रहा था, पहली दफ़ा पढ़ा रहा था ये सब्जेक्ट। तो मैंने कहा जी पढ़ा हुआ बेसिक रीजन का पढ़ा हुआ है। तो मैं कहा अच्छा कल रिवाइज कर रहा था, वो रिवाइज कर रहा है जो भी एक दो दिन बाद जब क्लास हुई तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे बड़ी बुरी तरह से सारे देख रहे हैं। तो मुझे थोड़ी समझ आ गई, मैंने पूछ लिया फिर उनका सर समझ नहीं आ रहा। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, फिर मैंने वही अबेंडन किया और मैंने पूरा पढ़ाया लीज। वो एक दिन ही शायद एक लेक्चर हुआ था। तो इस तरह आप सीखते हैं। तो मैंने तो सारा पढ़ाना है, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा ना तो आपको समझाने के दौरान मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझ लेट या बेहतर नहीं आ रहा होगा। तो वही टाइम हम पहले बेसिक में मेहनत कर लेंगे और हमें सारा बेहतर समझ आएगा। हाँ ये फ़र्क होगा, लीड में सारा पढ़ाऊँगा लेकिन मैं पढ़ाऊँगा पढ़ाऊँगा सारा, लेकिन फाइनल के अतबार से पढ़ाऊँगा। CR में आपने बड़े सवाल ये सीखे होंगे, मैंने उतने सवाल नहीं कराने। मैं कॉन्सेप्ट सारे दूंगा, समझाऊंगा सारा, लेकिन दो सवाल ऐसी है, बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक दो सवाल ऐसे ही करा दिए, एक मैन्युफैक्चरड ऐसा करा दिया, एक डीलर उसका फाइनेंशियल ऐसा करवा दिया, एक ऑपरेटिंग से करा दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम बेसिक सारा कवर कर लेंगे। जो हमारी एडवांस सवाल है ना लीज के, उसमें हमें बेसिक्स भी आना चाहिए, बेसिक भी पूछता है वो। तो हम कवर सारा करेंगे बट वी विल नॉट बी डूइंग दैट मच क्वेश्चन जो आपने पहले किए हैं, वो क्वेश्चन उतने हो नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है हमें। तो ये सारा हम कवर करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं। अभी आपने देखा होगा, एक तो ये चार टॉपिक मैंने नाम ले लिया, IS 12, IFRS 15, कंसोलिडेशन और कौन सा था जी, लीज। लेकिन उसके अलावा ये देखो, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा। ये बेसिक रिवीजन के नाम से है, ये एक लेक्चर होगा 1.5-2 घंटे का। बेसिक रिवीजन में क्या होगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट या उनकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है सिलेबस में, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ जगह पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। IS 8 नहीं है सिलेबस में लेकिन कुछ जगह पे पता होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बेसिक की रिवाइज करवा दूंगा उस हद तक जिस हद तक, बस रिवीजन बेसिक जिस हद तक आपको ज़रूरत होगी। जो IS
जो CR FA2 में हैं और एडवांस रिपोर्टिंग में भी हैं, वो हमने पूरे पढ़ने हैं। तो मैंने तो अपने लिहाज से पढ़ाना है, क्योंकि मैं तो बेसिक से लेके चलना है, वो आपको नजर आ ही जाएगा जी। और का जो एडवांस रिपोर्टिंग का रिजल्ट है वो 20% का आता है। 20% है, इतना ही है। ठीक। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर रिवीजन करने के बावजूद वो 80% हम लोग नहीं पास कर पा रहे, क्या वजह है? ठीक है, देखो पहली बात है जो ऐसा नहीं है कि पहली बात है ICAP का रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट नहीं है, ठीक है। पहली बात ये तो सब कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो 80% जो रिजल्ट है ना, वो बिल्कुल ये मतलब नहीं है जो बच्चा या 75% बच्चा जो फेल हो रहा है वो 7 दफ़ा रिवीजन भी कर रहा है और फेल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे मैं जानता हूँ जो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि चलो देते हैं पेपर पास हो जाएगा, कोशिश करते हैं निकल जाएगा ऐसे ही, ऐसे बच्चे भी होते हैं। कई बस वो टॉपिक जो पेपर में बहुत कम आता है उस पर बेवकूफ़ों की तरह बहुत टाइम लगाते हैं, और जो क्रिटिकल टॉपिक है उसको ऊपर टाइम नहीं देते। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, या तो आपने सारा सिलेबस कवर करना है या बिल्कुल नहीं पढ़ना। इन बिटवीन कुछ नहीं है कि जी 2 छोड़ दिए 2 पढ़ लिए, ये चक्कर ही कुछ नहीं है। या तो कुछ भी सिलेबस में आ जाएगा, जो पेपर में 100 नंबर आएंगे ना, आपकी वैल्यूशन उसी से होनी है। उस 100 में से अगर 40 नंबर का टॉपिक आपने पढ़े नहीं हुए तो आप फेल हैं। आप कैसे पास करेंगे बाकी 60 में से? बहुत मुश्किल है बाकी सारे अटेम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाता है उसकी नॉलेज। बेटा, ऐसा ही है सिलेबस। मेरा सिंपल सा रूल है, मैंने आज तक कभी कहा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ हर अटेम्प्ट में, लेकिन मैंने कभी ना कहा है ना कह सकता हूँ या टॉपिक छोड़ दो। सिलेबस सारा कवर करना। मुझे पता नहीं पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन पेपर थोड़ी कोई हम में से कोई बना सकता है। पेपर तो आएगा बनाता है, उससे जिससे भी बनवाना है हमें नहीं पता। तो सिलेबस सारा कवर करें, मैं बताता हूँ। हाँ, और दूसरी बात, एग्ज़ाम डे वाले दिन पैनिक नहीं करना। कोई बैड लक आपके साथ हो जाती है, फिर भी फेल हो सकते हैं, आई एग्री डैट, लेकिन पैनिक नहीं करना। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। पेपर में एग्ज़ाम में भी से भी पहले बताता हूँ कि जितना मर्जी मुश्किल पेपर आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। इट इज़ ए कंपटीशन, आप सारे पेपर दे रहे हैं, आपके लिए मुश्किल है तो बाकी के लिए मुश्किल है, उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो पास हो जाएगा, सिंपल। तो बस आप पॉजिटिव रह गया, और मेरे कहने पे आप पूरा सिलेबस कवर करो और ये चीज़ें फॉलो करो, इंशाल्लाह पास होगा। चीज़ें बड़ी पॉजिटिव रहती हैं और हम कोई ऐसा मसला नहीं। असल चीज़ ये पता क्या होता है, असल चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ये मुश्किल चीज़ है। आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, अरे क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा किसी टॉपिक में भी, ये मेरी गारंटी है। हाँ, रिवीजन आपने करनी, वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरा काम नहीं। मैंने पढ़ाना है, वो मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, सवाल करा दूंगा, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन सॉल्व करना अपने हाथ से, और रिवीजन करना ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी आपने करनी। तो डेली का होमवर्क असाइनमेंट या डेली की असाइनमेंट मैं नहीं बता सकता, उसकी वजह यह है कि इट विल डिपेंड अपॉन कि हमने पढ़ा क्या है। हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो कि मैंने इतना पढ़ाया हो कि मैं साइन नहीं कर सकता कुछ अभी, और हो सकता है मैं आपको 5-6 सवाल साइन कर दूँ। इट विल डिपेंड कि हम किस स्टेट में हैं। तो किसी दिन असाइनमेंट होगी, किसी दिन नहीं होगी, तो ये एग्जैक्टली कोई रूल नहीं है। बट जैसे होगा तो मैं देखो, मैं ना सारे सवाल मैंने क्लास में करवाने हैं, ना मुझे करवाने चाहिए। मुझे क्लास में रिपीटेटिव सवाल नहीं कराना, मुझे सवाल वो करवाने जिसमें कोई नई बात हो, कोई नया सिनेरियो हो। एक ही तरह के सवाल 10 है ना, तो मैंने एक ही करवाना है, बाकी 9 आपने करने हैं। मैं क्यों करवाऊँ एक ही तरह के सवाल, फ़ायदा ही नहीं है। क्यों करवाऊँ, मैं 2 करवा दूंगा, बाकी आपने करने हैं, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं है, मैंने सिखा दिया पहले। उसको एक ही तरह के सवाल है तो वो आपने करने हैं, मैंने नहीं करने। हाँ, जो कुछ नया सिनेरियो है, नई एडजस्टमेंट्स हैं, वो मैं करवाता जाऊँगा, ताकि मैं हर तरह के सिनेरियोस कवर करूँ क्लास में ना, ताकि चीज़ पूरी कवर हो। जी, 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि आपको टेंटेटिव आइडिया दे सकते हैं रमज़ान टाइमिंग्स की होंगी? मुझे खुद नहीं पता अभी, लेकिन मेरी मुझसे सजेशन लेंगे तो अफ्तार के बाद ही रखें। जी जी, मेरी से, क्योंकि अभी अफ्तार का टाइम काफ़ी जल्दी आ जाएगा ना, मेरी सजेशन है। बाकी ये अभी इस पर कोई फाइनल कुछ नहीं है अभी, नथिंग। क्योंकि फार्म का टाइम भी मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे तक तो होगा,
3 3:30 तक तो होगा, चार किसी का 4 भी हो तो उसके बाद कैसे करोगे? अफ्तार का टाइम मेरा को 4:15 तक तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, 5:30 तक तब तक, ठीक है। तो वो फिर हम कुछ डिसाइड करेंगे उसमें, ठीक है। वी विल यूज संडे फॉर डैट एज वेल। संडे को हम सुबह के टाइम पे भी इसको प्रोलॉन्ग करके मैनेज कर सकते हैं कुछ। देखो सिलेबस हमने सारा कवर करना है और इस सेशन में कवर करना है, तो वो कोई ना कोई प्लान होगा, डोंट वरी। मैं तो आधे घंटे के लिए इतना भाई क्यों? अभी मेरे पुराने से लग रहा है कि तो चलता जा रहा है काम। नहीं नहीं, ब्रेक करेंगे यार। तो आज तुम देखना इधर चाय चल रही होगी, तुम देखना इधर। मैं तो एक कप चाय पीने के बाद 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 2.5 घंटे, सॉरी। हाँ आपके लिए भी, मैं तो बता रहा हूँ कि ब्रेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, ब्रेक के साथ ही चलेंगे। तो इसलिए ना हम डेली 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया करेंगे ना। जैसे मैं ये सारी चीज़ें ना मैंने ओवर द पीरियड की हैं। पहले जब 2000 रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी नई नई, वो 20-21 में, तो मैं एक ही लेक्चर करवाता था 2.5 घंटे का, फॉर एग्जांपल। फिर बच्चों से फीडबैक मिला, कहता नहीं सर 2.5 घंटे का लेक्चर आपको नहीं देखा जाता। तो मैंने कहा यार 1.25 घंटे के 2 दफ़ा देख लो। तो साइकोलॉजी, तो वो 1.25 घंटे के 2 लेक्चर देख लेंगे, लेकिन 2.5 घंटे का आएंगे नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ उनको। नहीं नहीं, तो हम ऐसे ही करेंगे ना, तो एक लेक्चर करेंगे, जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा ब्रेक हो जाएगी, फिर ब्रेक के बाद लेक्चर 2 पढ़ लेंगे, जो भी नेक्स्ट, ऐसे ही। तो परेशान है ना यार, ब्रेक कहोगे तो घंटे की ब्रेक कर लेंगे यार, मेरे को मसला नहीं, ब्रेक होगी। थोड़ा सा वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन टाइम भी चाहिए होता है ना, अपने आपको तो ऐसे ही सिगरेट पीना होगा, कुछ चाय पीनी होगी जी। क्या जी यार, टारगेट जो हमारा होगा, चूँकि हम तो जून को लेके चल रहे हैं ना, तो जून और सितंबर दोनों कवर हो जाएंगी। तो ज़्यादातर अभी भी क्लास से पहले जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, तो ज़्यादा जून की अटेम्प्ट स्टूडेंट की थी। तो खैर रिकॉर्डिंग में बच्चे ज़्यादा, उनका भी कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं तो जून को टारगेट कर रहा हूँ। तो जून मैंने जितने भी सेशन पढ़ाए हैं, जून का सेशन ख़त्म होता है 7-8 मई को जाके, और दिसंबर का सेशन ख़त्म होता है 7-8 नवंबर को जाके। क्योंकि सिलेबस बीच में, जैसे इस सेशन में भी कुछ छुट्टियां भी आ जाएंगी, कुछ चीज़ें होंगी, तो इसमें हम कवर करेंगे। जिनकी जून या सितंबर की अटैम्प्ट है ना बेटा, आपने तो 7 के साथ चलना है। मतलब आप ये देखें कि आप एक लेक्चर पीछे हो सकते हैं मेरे से, मतलब एक लेक्चर का गैप हो सकता है अगर मैक्सिमम हो। क्योंकि जिनकी अटैम्प्ट अभी है वो तो आप समझिए आपने डेली पढ़ना ना, आप तो इट्स लाइक अ कैफ। लेकिन जिनकी अटैम्प्ट लेट है, दिसंबर में है या आगे जून में है, वो थोड़ा सा समहाउ रिलैक्स थोड़ा सा हो सकते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन जिनकी अटैम्प्ट है जून सितंबर में, उनको तो भाई कोई मार्जिन नहीं, आपको साथ साथ चलना है। सर हमारी क्लासेस तो जून की एग्जाम्स के साथ एंड हो रही होंगी जी उसी हिसाब से एंड करें हम। तो फिर जब हमारा जैसे मेरे दिसंबर की अटेम्प्ट है, तो उसके दौरान वाला जो टाइम है उसमें रिविजन क्लासेस वगैरह का कुछ उसमें नहीं, उसमें 2 चीज़ होती हैं। उसमें एक ही होता है कि आप खुद रिवीजन करेंगे, लेकिन जैसे अब अगेन इट डिपेंड्स, जैसे अगला सेशन जो हो रहा होगा तो उसमें आप उसको रीएडमिट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि आपने कैसे पढ़ा हुआ है। तो वो उस पर, चूँकि कोई नया सब्जेक्ट भी हो सकता है आप पढ़ रहे हो 2 या 3 पेपर देने, तो जो सिलेबस को हमारा ख़त्म करना होगा वो जून के एतबार से होगा, ठीक जी। और कोई सवाल जी जी। As compared to CAF, हमें अपनी approach change करने की कितनी ज़रूरत है? For CAF, देखो कैफ के एतबार से ना आपको ना एक्सेप्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत होगी थोड़ी सी। कैफ में क्या था, सिलेबस कम था कंपैरेटिवली ना, सिलेबस कम था कंपैरेटिवली, और कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे सिलेबस भी ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। मैं कोशिश हर जगह होगी कि मैं आसान करके बताऊंगा और समझ भी आएंगी चीज़ें। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप फॉर्म से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो आप प्री ऑक्यूपाइड हैं, दिमाग नहीं चल रहा, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को
एक्सेप्टेंस देनी है कि यार अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक है तो मैं लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, कल रिवाइज करेंगे, समझ आ जाएगा, या पूछ लेंगे कल। तो इस किस्म की चीज़ होगी। और बस सिलेबस देखें, असल चीज़ है सिलेबस ज़्यादा। आपने अपने आप को ना कमिटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना है कि हमने ना इट्स अ बैटल, हमने जंग नहीं हारनी। हमने अपने आप को कमिटेड रखना है अनटिल द डे वी अपीयर इन द एग्जाम। पूरा सेशन जहाँ पे हम कंप्लेसेंट हुए, रिलैक्स हुए, वहाँ पे सिलेबस हमारे हाथ से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर करना है सेंस में, क्या कोई बात नहीं, सिलेबस हमसे बड़ा नहीं है, हम सिलेबस पे हावी रहेंगे, हम इसे कवर करेंगे। ये ज़्यादा सिलेबस, लेकिन हम इसे कवर करेंगे। ये थोड़ा सा अपने आप को साइकोलॉजिकली रिलैक्स आपको करना होगा, ठीक है। अदर सिलेबस ज़्यादा है, इसमें तो मैं कोई डाउट नहीं। हाँ। कितने? देखो एक्सेल जो है ना, असल में जो अच्छा हुआ सवाल हो गया। अभी तक आज की डेट में जो आपके आई कैप में सॉफ्टवेयर है ना, उसमें जो एक्सेल है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है। उसमें कुछ कीज ऐसी हैं जो कि यूज़ नहीं होती, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती हैं। तो उसमें कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सेल की कोई मुश्किल फार्मूले नहीं है इसके अंदर। ओनली टाइपिंग स्पीड तेज होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करो बस, और कुछ नहीं है। बेसिक का सारा एक्सेल, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ टाइपिंग स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप एग्जाम जो है वो राइटिंग में बजाय टाइपिंग में चला गया। तो टाइपिंग पे फोकस करो बस, और जरूरत नहीं कोई भी। बाकी सिंपल ही है। बाकी सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करोगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, अच्छा यार ये थोड़ा सा ये फ़र्क है, बस बाकी मसला नहीं। जी ठीक है जी, ठीक है जी, भी क्लोज करते हैं जी आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, हाफिज़।